हमास और इसराइल के दरमियान जंग का 18वां दिन है और जंग अभी बहुत ही शिद्दत के साथ वहाँ पर जारी है। इसराइली सेना ने जो फ्रेश अभी जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसमें 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी है। ये स्ट्राइक आज हुई हैं और अभी चूँकि इसराइल की तरफ से ज़मीनी कार्रवाई नहीं हो रही है, सारी कार्रवाई आसमान से हो रही है। वहाँ उसके वायुसेना के जो प्लेन्स है वो जा कर के लड़ाकू विमान वो ऊपर से गोला बारूद बरसा रहे हैं। इसमें जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर टूटी है और जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तक 5000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी, जिनमें 2000 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे हैं और तकरीबन 1000 ख़वातीन हैं। और पूरी दुनिया खामोशी से सब कुछ देख रही है। जो वेस्ट के मुल्क हैं, जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं और ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा पैरोकारी करते हैं, अमेरिका और वेस्ट के कंट्रीज, वो इजाज़त दे चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तहस-नहस करें। जंग रोकने के प्रस्ताव की बात थी तो वो यूएन में पेश हुआ था, अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसको रद्द कर दिया। जर्मनी की तरफ से जंग को जारी रखने के लिए कहा गया कि जंग आप न रोकें, जंग जारी रखें। ये बेशर्मी की हदें हैं। ये मुल्क जो वेस्ट के मुल्क हैं और अमेरिका जो कहते हैं उसके बिल्कुल मुखालिफ रहते हैं। इनके लिए कोई ह्यूमन राइट थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लिए और मुस्लिम ममालिक के लिए नहीं है। ये दूसरे मुल्कों में हमेशा दखल देते रहे और वहाँ पर जंगें और वहाँ पर फसाद और आतंकवाद और सरकारों को गिरवाना, अपने पक्ष की हुकूमतें बनवाना, इन कामों में हमेशा शामिल रहते हैं। जो अभी सब कुछ चल रहा है वो बेहद खौफनाक है। लोग आम तौर पर उसको नहीं देख सकते हैं। खुदा न करे इस तरह के हालात दुनिया में कहीं भी पैदा हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो नुकसानात होते हैं वो इंसानी जानों के होते हैं और वही फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त हो रहा है। फ़लस्तीन में या तो इमारतें गिर रही हैं या जान माल का नुकसान हो रहा है। अभी हमास के लोगों से इनकी कोई मुकाबले नहीं हो रहे। हमास के लड़ाकों ने जो कुछ करना था उन्होंने अल-अक़सा एस्ट्रोम के तहत 7 अक्टूबर को किया और 7 अक्टूबर के बाद वो अपने अपने ठिकानों पर छिपे हुए हैं और जब ज़रूरत होती है बाहर की तरफ आते हैं और वहाँ से रॉकेट्स, मिसाइल्स और शेल्स वगैरह दाग करके फिर अपनी पोजीशन पर वापस लौट जाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं वहाँ पर और बहुत सारी अपडेट्स आती हैं। उनमें कुछ अपडेट्स क्योंकि हर एक को किसी खबर में शामिल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे इस वक्त सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इस तरह की फर्जी खबरें या सोशल मीडिया से उठाए हुए क्लिप्स वगैरह दिखा करके वो उसका खबर बना करके दिखा देते हैं। ये खबर आपको बता दें कि अमेरिकी फ़ौज जो सीरिया और इराक में भी बाकी है, इराक में कम सेना है, सीरिया में अभी ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा उनके टुकड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं, 20 से ज़्यादा ठिकानों पर, यानी 20 से ज़्यादा बेस कैंप है अमेरिका के इराक सीरिया के अंदर। इसको लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने भी सवाल किया था कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जो सीरिया और इराक में इनकी सेना अमेरिका की मौजूद है और यूरोप के कुछ मुल्कों की, उस पर इन दिनों हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। ये हमले जो यहाँ के जो मकामी ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए किए जा रहे हैं और इन ग्रुप्स को ईरान की मदद हासिल रहती है। इनके पास लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं और ड्रोन है। तो ड्रोन के ज़रिए हमले हो रहे हैं। सोमवार को इराकी इस्लामी प्रतिरोध ने अल मालिके छावनी पर हमला किया। इसमें अमेरिकी सैनिक शामिल रह रहे हैं। 2 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर जख्मी हुए
और काफ़ी नुकसान हुए हैं। गाज़ा में हमले जब से हुए हैं, जब से ये नुकसान हो रहे हैं जो इसराइली सेना कर रही है, उसके बाद से ये हमले यहाँ पर शुरू हुए हैं। सीरिया में भी अमेरिकी छावनियों पर बहुत तेज़ हमले शुरू हो गए दोबारा से। इराक के ऐन अल असद और हरीर छावनियों में कई हमले हो चुके हैं। हमास वही एक जानकारी और दे दें कि गाज़ा के अंदर इसराइल ने अपनी फ़ौज भेजी। ज़मीनी ऑपरेशन को लेकर के भारत की मीडिया में भी खबरें सुनने होंगी कि बस वहाँ दाखिल होने वाली है और चारों तरफ से घेर लिया गया, 700 टैंक मौजूद हैं और बस तबाही आने वाली है। हमास के जो लड़ाके हैं उनकी कब्र बन जाएगी वो जो टनल्स हैं। तो ख़ास तौर से 2 न्यूज़ चैनल भारत के जो हैं वो इस जंग की खबरों को ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उन पर जब आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह की हैं। अब आपको एक खबर बता दें कि इतवार के दिन इसराइल ने अपनी फ़ौज गाज़ा में ज़मीन के रास्ते दाखिल की। जैसे ही इसराइली टैंक और बुलडोज़र गाज़ा में दाखिल होते हैं, हमास की तरफ से कार्रवाई होती है और वो एंटी टैंक मिसाइल वहाँ से फायर करते हैं। इस एंटी टैंक मिसाइल के हमले में जो टैंक थे वो तबाह हुए और 3 सैनिक इसराइल के बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए और 1 सैनिक इसराइल की मौत हुई। जो सैनिक वहाँ भेजे गए थे वो उल्टे पांव तमाम जो भी कुछ अपना साथ लेकर के गए थे, टैंक वगैरह और बुलडोज़र, उसको छोड़ करके वापस भाग आए। उसके बाद से दोबारा से अभी तक दाखिल होने की कोशिश नहीं की है। नेतन्याहू के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो एक उसके अंदर इंसानों वाली चीज़ें नहीं है। वो जो जालिम किस्म के लोग होते हैं वो है। नेतन्याहू समझता है कि वो बमबारी करके तबाह कर देगा, फिर इसको बुलडोज़र से यकसा करा देगा। वो पूरी तरह से इस वक्त फ़लस्तीन की जो इमारतें हैं उनको गिराने में लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों की मौत करने में, हत्याएं करने में। नॉर्थ ऑफ गाज़ा से लोगों से कहा कि आप मूव करिए, साउथ ऑफ गाज़ा में जाइए। अब जब वो साउथ ऑफ गाज़ा में पहुंचते हैं तो उसने साउथ में खान यूनुस में गोलाबारी शुरू कर दी है। रफा के अंदर उसने गोलाबारी शुरू कर दी है। गाज़ा सिटी में भयानक गोलाबारी हो रही है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है और दुनिया खामोशी से, जैसा हमने कहा, वो देख रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है, हथियार दे रही है, पैसा दे रही है कि तुम लड़ो। चीन ने इसको लेकर के नाराज़गी जाहिर की है और चीन की सरकार की तरफ से इस पर बयान भी आ चुका है। चीन के विदेश मंत्री ने इसराइली समकक्ष से बात की और कहा कि बीजिंग ज़ियोनिस्ट शासन और हमास के बीच जारी लड़ाई में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत पर बहुत चिंतित है। इसराइल ने 17 साल से गाज़ा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है और वे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित हैं। इस दौरान ज़ियोनिस्ट शासन ने अवैध अधिकृत इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों के निर्माण में वृद्धि कर दी और आए दिन बड़ी संख्या में फ़लस्तीनियों को शहीद करना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ये चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसराइली विदेश मंत्री से बातचीत में बोला है। तुर्की की तरफ से भी इस पर थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है। तुर्की के चूँकि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बने हुए हैं, पहले से भी थे, तो अभी तुर्की की सरकार पर जो प्रेशर है वो है वहाँ की आवाम का। आप देखेंगे कि तुर्की के अंदर अलग अलग शहरों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शायद अरब के बाद तुर्की में सबसे बड़े ये प्रोटेस्ट हैं जो वहाँ इस वक्त जारी हैं और सरकार के लिए एक चैलेंज भी है। चीन और रूस
दोनों ही मुल्क यहाँ बहुत ही नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं। चीन को लेकर के एक खबर सोशल मीडिया एक्सपर्ट थी कि चीन ने 5 अपने नेवल शिप गाजा भेज दिए हैं। तो वो हम आपको बता दें, ये खबर दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो नेवल शिप गाजा के करीब से गुजर रहे थे और ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, जो समंदर में निगरानी करने का काम करते हैं। इसी तरह से एक खबर और आ रही है, तुर्की का जो नेवल शिप है वो गाजा के लिए रवाना हो गया है। ये सही खबर है कि तुर्की का एक जंगी जहाज़ गाजा के लिए रवाना हुआ है और तुर्की की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अगर गाजा में खून खराबा बंद नहीं हुआ तो तुर्की खामोशी से नहीं देख सकता है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिलहाल 18वें दिन तक जो जंग वहाँ चल रही है उसमें बहुत ही नुकसान हुए हैं और ये नुकसान आगे जारी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि जंग रुके, यूरोप के देश नहीं चाहते कि जंग रुके, और इसराइल में इतना ताकत नहीं है कि वो जंग लड़ सके। इसराइल बेहद कमज़ोर मुल्क है, उसकी ताकत का ढिंडोरा पीटा जाता है, झूठ बोल करके उसको एक हीरो बना करके रखा गया था अभी तक कि इसराइल अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक कहानी किस्से की तरह बना करके पेश की गई थी। फिलहाल वहाँ जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जंग चलती रहेगी ये, और यह जंग अगर लंबी चलती है तो आप देखेंगे कि फिर इसराइल को भारी नुकसान होंगे। ज़मीनी जंग शुरू करने के मूड में अभी इसराइली सेना नहीं है। नेतन्याहू तैयार है, उसका अगर हुक्म चलता तो ये कई दिन पहले जंग शुरू हो जाती ज़मीन पे, लेकिन नेतन्याहू की फ़ौज तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है इसके लिए। अमेरिका ने नेतन्याहू को बोला है कि अभी थोड़ा सब्र रखो और जल्दबाजी में मत रहो, वरना बहुत नुकसान होंगे, क्योंकि फिर हमले होंगे बहुत और जंग हो जाएगी बड़ी। बहुत सारी जो मुल्क हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। हिजबुल्लाह के अब तक 23 सैनिक 2 दिन के अंदर शहीद हुए हैं जंग में, और वहाँ भी नुकसान हो रहे हैं लेबनान के अंदर। लेबनान में से जो हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल की कई सारी चौकियाँ, उनके टावर और जो कम्युनिकेशन का टावर है वो उन्होंने उड़ा दिया है। इसराइल के 2 टैंक हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए हैं। मार्कोवा टैंक बताए जाते हैं, वो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर टैंक जैसा इसराइल की चीज़ों को बताया जाता है, वो सारी चीज़ें ही वहाँ की सबसे अच्छी होती हैं दुनिया में, बाकी दुनिया में कहीं कुछ ऐसा होता नहीं। तो 2 टैंक भी हिजबुल्लाह के हमले में तबाह हुए हैं। अमेरिका ने सीधे सीधे बोला हुआ है नेतन्याहू को कि ज़मीनी हमले नहीं करने हैं। अगर ज़मीन से फ़ौज को गाजा में दाखिल कराया जाता है तो हिजबुल्लाह की तरफ से जंग होगी, यमन की तरफ से हूती हमले करेंगे, रोक नहीं पाएगा कोई। इराक की तरफ से अंसारुल्लाह के हमले होंगे, रोक नहीं पाएगा कोई भी। अब इसमें सीधे सीधे ईरान फिर पीछे से काम करेगा, जो अभी तक ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें हुआ नहीं है। 7 तारीख का जो हुआ है अल-अक्सा स्ट्रॉम, उसमें ईरान की पार्टिसिपेशन नहीं है, ईरान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेंटागन भी इसको नकार चुका है कि ईरान का कोई हाथ नहीं है उसमें। हम भी ये बता चुके हैं कि ईरान का उसमें किसी तरह का कोई दखल अमल नहीं था, वो सारा कुछ और कोई है, जैसा हमने एक रिपोर्ट में कहा ग्रेट गेम, तो वो उस ग्रेट गेम में और पावर्स भी शामिल है। और चूँकि इसको उलझाना था अमेरिका को यहाँ ख़ास तौर से, और चाहते हैं ख़ास तौर से चाइना चाहता है कि अमेरिका एक फ्रंट पे और जंग में आ जाए, तो फिर इसको अच्छे से हम कूट पीट करके ठीक कर लें। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, इनकी तैयारी नहीं थी कोई भी। अगर ऐसा होता है तो हम कैसे निपटेंगे। तो अल-अक्सा स्ट्रॉम होने के बाद ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि अब हमको क्या करना है। अभी भी इनको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने किसी भी तरह से जंग का दायरा बढ़ाया तो सचमुच में इसराइल नहीं रहेगा।
इस बार तैयारी है। अब अरब पहले जैसे नहीं है, चीज़ें वक्त के साथ तब्दील होती हैं। पहले हारे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अरब हर बार हार जाएंगे। ये दुनिया, सारी दुनिया हारती रहेगी। इस बार अच्छी पोजीशन में है हमास और गाजा फ़लस्तीन के ग्रुप। बस इसराइल के पास एक ही चीज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन के अंदर नुकसान पहुंचा सके, फ़लस्तीन के लोगों की जान ले सके। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फ़लस्तीन के जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनका ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसने जो लिस्ट बनाई है कि हम इनको ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद सोचे बताएंगे क्या होगा। तो जिन लोगों की 20 लोगों की लिस्ट जारी की है उसने, उनको मारने के टारगेट्स पूरे होंगे, शायद पूरा हो सके, क्योंकि जो लोग लिस्ट में शामिल हैं उसमें से कई लोग तो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं। कुछ लोग बाहर आते ही नहीं कभी, वो तो हमेशा बंकर में रहते हैं। अब बंकर में जाना पड़ेगा फिर आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर में या रिपोर्ट में कोई खामी हुआ करे तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि हम अगली रिपोर्ट में उसको दुरुस्त कर लें। शुक्रिया आप सभी का।